हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारी ब्रांच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कल हम लोगों ने कंटिन्यू किया था टॉपिक दैट इज Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, और Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी तो चार्ज आपको मिला था, इट इज बाय फ्रिक्शन। टॉपिक था हमारा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज कैसे आता है ये कल हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अगर दो चार्जेस किसी भी डिस्टेंस पर सेपरेट होते हैं, इनके बीच फोर्स क्रिएट होता है। बाय द वे ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच के अंदर क्रिएट होता है, इसलिए इस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की नेचर अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। इसकी नेचर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की नेचर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव डिपेंड करती है नेचर ऑफ चार्जेस पर। अब चार्जेस की नेचर अगर सेम है देन दे रिपेल्ट विद ए फोर्स, इफ नेचर इज अपोजिट दे अट्रैक्ट विद ए फोर्स, ठीक है। ये अपोजिट नेचर के चार्ज अट्रैक्ट करते हैं और सेम नेचर के चार्ज रिपेल करते हैं। क्वेश्चन मार्क लगता है कि सेम नेचर के चार्ज रिपेल क्यों करते हैं और अपोजिट नेचर के चार्ज अट्रैक्ट क्यों करते हैं, राइट। जिस मटेरियल को आपने चार्ज किया है उसको डिस्टर्ब कर दिया है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर डिफर कर दिया। अब वो परेशान है कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर दोबारा से इक्वल हो जाए, इसलिए ऐसी बॉडीज को सर्च करता है जिनकी हेल्प से इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर इक्वल हो सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, मींस इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। अब वो ऐसे ऑब्जेक्ट की सर्च करेगा जिस पे इलेक्ट्रॉन्स एक्सिस में होंगे, और जिस पे इलेक्ट्रॉन्स एक्सिस में होंगे वो नेगेटिवली चार्ज होगा, इसलिए वो नेगेटिव चार्ज के पास भागेगा। सेम कंडीशन नेगेटिव चार्ज के साथ है, नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रॉन्स एक्सिस में है। अब वो ऐसी बॉडीज को सर्च करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन्स शॉर्ट में हो, अब उनके पास भागेगा जिन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, क्योंकि वो न्यूट्रल होना चाहता है। तो यूनिवर्स के अंदर लिविंग और नॉन लिविंग सारी चीजें न्यूट्रल स्टेट में रहना चाहती हैं, मतलब उनको जो वो चाहें वो करने दीजिए, उससे वो सेटिस्फाई रहते हैं। अगर आप डिस्टर्ब करते हो तो उस डिस्टर्बेंस को रिमूव करना चाहते हैं। दैट इज व्हाई like charges repel and unlike charges attract each other with a force। अभी ये फोर्स एक साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया है जिनका नाम कूलॉम है। चार्ज की यूनिट जिस साइंटिस्ट के नाम से है उन्होंने अपने एक लॉ दिया है दैट इज कॉल्ड कूलॉम्स लॉ, ठीक। तो अब हमारा अगला टॉपिक है कूलॉम्स लॉ, जो डिफाइन करता है दो चार्जेस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, राइट। कूलॉम्स लॉ पढ़ने से पहले आप एक चीज याद रखिए, ठीक। जब तक आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की आपकी फर्स्ट 4 यूनिट्स हैं, इन फर्स्ट 4 यूनिट्स में इलेक्ट्रिसिटी आप पढ़ेंगे तो चार्ज का नाम बार बार आएगा। ये चार्ज करंट में कन्वर्ट होगा, और उससे पहले जब भी चार्ज का नाम आएगा आप चार्ज को इमेजिन करेंगे लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर से, ठीक है। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में जब भी चार्ज का नाम आता है इसको आप कंपेयर करिए लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर से। जैसे आप लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर से कंपेयर करोगे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होते जाएंगे। जब तक फिजिक्स को आप विजुअलाइज नहीं करोगे, इमेजिन नहीं करोगे, नॉर्मल थ्योरेटिकली पढ़ोगे, ये दिमाग में नहीं रुकने वाली है, राइट। तो अब विजुअलाइज करने के लिए, चार्ज को अपने दिमाग में विजुअलाइज करने के लिए आपने कौन सी स्टेट कंसीडर करनी है? लिक्विड स्टेट। कूलॉम ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है ये पॉइंट चार्जेस के लिए है। पॉइंट क्या होता है? 11th क्लास में पढ़ा है आपने पॉइंट वेक्टर। पॉइंट वेक्टर, पॉइंट आप उस प्लेस को कहेंगे जहां पर मेजरमेंट नेग्लिजिबल आता है, ठीक है, उसको आप क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। तो अब अगर चार्ज स्मॉल प्लेस पर क्रिएटेड है, स्मॉल प्लेस पर सिचुएटेड है, उस चार्ज को हम क्या कहेंगे? पॉइंट चार्ज। कूलॉम्स लॉ वेल डिफाइंड है, एक्सप्लेन्ड है, किसके लिए? पॉइंट चार्जेस के लिए। एक ड्रॉपर से आपने लिक्विड लिया और उसके बाद देन 2 ड्रॉप आपने टपका दी और उन दोनों के बीच का गैप कुछ भी है, तो अब उन दोनों के बीच जो गैप है, ठीक है, आप कंसीडर करिए इन दोनों चार्जेस को ये पॉइंट पर है, यानी ड्रॉपर से लिक्विड की 2 ड्रॉप्स आपने स्मॉल प्लेस पर, ठीक है, सिचुएटेड की हैं, और इन दोनों के बीच का गैप कितना है? r। अब ये चार्जेस हैं Q1 और Q2, स्मॉल प्लेस पर आए, इसलिए क्या कहलाएंगे? पॉइंट चार्जेस कहलाएंगे। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है, मैं बोलूंगा लाइन चार्ज, आगे बोलूंगा सरफेस चार्ज, उसके बाद वॉल्यूम चार्ज, राइट। तो अब आप देखिए जब पॉइंट पर है तो क्या बोल रहे हैं? पॉइंट चार्ज।
ठीक, तो अकॉर्डिंग टू जिस पॉइंट पर या जिस स्पेस पर है, जिस प्लेस पर है, उसके अकॉर्डिंग इसका नाम लिया जाएगा। इसलिए जब ये पॉइंट पर है तो नाम क्या लेंगे, पॉइंट चार्ज। कूलाम साइंटिस्ट का नाम है भाई, बहुत मेहनत की है इन्होंने। तो कोई भी अपने आप में जो मेहनत करता है, ठीक है, रिसर्च करता है, वो अपने नाम के लिए करता है। तो अब कूलाम सिर्फ अपनी नाम दे चुके हैं चार्ज की यूनिट के फॉर्म में, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है जो कूलाम से स्टेटमेंट कहलाता है, उसको लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए, आप 12th के स्टूडेंट हैं और 12th के बाद देन आगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आप एंटर करते हैं। तो कूलाम्स लॉ आपने डिटेल में अच्छे से पढ़ना है, जिसके अकॉर्डिंग अगर दो चार्जेस एयर और स्पेस में, ठीक, एयर और वैक्यूम, ठीक, एयर और वैक्यूम में रखे हुए हैं और इन दोनों के बीच का गैप कितना है, r है, देन अकॉर्डिंग टू कूलाम्स स्टेटमेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दीज पॉइंट चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नाम क्यों दिया है, नेचर सेम है तो रिपल्सिव फोर्स आएगा, नेचर अपोजिट है तो अट्रैक्टिव फोर्स आएगा। ब्रांच कौन सी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अब वो अट्रैक्टिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है, किस ब्रांच के अंदर चल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर चल रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between 2 point charges is directly proportional to product of charges, that is F proportional to Q1 Q2, ठीक, and inversely proportional to the square of the distance between them, that is F is inversely to R square। जब आप इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने पर रिजल्ट आएगा F is proportional to Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक, रिजल्ट आया प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट आता है, ये कांस्टेंट का पहला नाम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, दूसरा नाम कुछ और भी हो सकता है, बट जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाता है उसका नाम होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, राइट। अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होता है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एक नंबर होता है जो राइट साइड में मल्टीपल होता है और राइट साइड में मल्टीपल होने के बाद ये रिजल्ट इक्वल में कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। यहां पर इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट किया गया है बाय k, F is equal to k Q1 Q2 by R स्क्वायर। मैंने आपसे कहा था कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एक नंबर होता है और यहाँ पर ये जो नंबर है, इस नंबर की वैल्यू है F is equal to 9 into 10 to the power 9 Q1 Q2 by R square। K is constant called proportionality constant। मैंने आपसे कहा ये नंबर है, इसकी वैल्यू है 9 into 10 to the power 9 Q1 Q2 by R square। ये तब है जब दो चार्जेस एयर और वैक्यूम में हैं किसी भी डिस्टेंस पर, ठीक है, डिस्टेंस r है। कूलम्ब से स्टेटमेंट आता है आपके सामने 9 into 10 to the power 9 Q1 Q2 by R square, ठीक। अब आप 12th क्लास में मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो अब कूलम्ब्स लॉ थोड़ा सा आगे एक्सटेंड होता है। ये जो रिजल्ट है 9 into 10 to the power 9 एक दूसरे फार्मूले से गेन कर लिया जाता है। कूलम्ब्स ने इसको आगे एक्सटेंड किया अपनी रिसर्च के थ्रू, जिसके अकॉर्डिंग इसको आगे कन्वर्ट किया एक नेक्स्ट रिजल्ट में F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square। पाई से परिचय आपका पहले से ही 4 नंबर है, यहाँ पर ये सिंबल आया, इसको कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, EPSILON, एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R स्क्वायर। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने पर रिजल्ट वही आएगा 9 into 10 to the power 9, बट यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, इसकी वैल्यू v फिक्स है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है 8.85 into 10 to the power -12, 8.85 into 10 to the power -12 इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। कहते हैं क्या है इसको, इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये कहलाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक। नाम क्या है, एप्सिलॉन नॉट, ठीक। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इसको कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस वैल्यू है 8.85 into 10 to the power -12। अब आपने इसकी यूनिट लिखनी है, तो यूनिट लर्न नहीं करनी है, रटनी नहीं है, ठीक है। कैसे लिखनी है आपको, देखिए भाई, यहाँ एप्सिलॉन नॉट इस फार्मूले से आप निकालिए, ये देखिए न्यूटन में आएगा, ये मीटर में आएगा और चार्ज कूलम्ब में आएगा। अगर आप एप्सिलॉन नॉट को सेपरेट करते हैं तो इसकी यूनिट क्या आएगी, कूलम्ब स्क्वायर
अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसकी जो यूनिट है बोर्ड को बहुत प्रिय है, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट अक्सर पूछ लेते हैं, ठीक, एज वेल एज जेई में और नीट में एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का डायमेंशनल फार्मूला। प्रीवियस ईयर पेपर्स में आप देखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला जेई एज वेल एज नीट खूब पूछा गया है, ठीक है, सामने है, रटने की जरूरत नहीं है। आप फिजिक्स में चीजें एवेल्युएट करना सीखिए, 1 मिनट भी लगेगा आपको, आधा मिनट भी लगेगा, 20 सेकंड्स के अंदर आपके सामने यूनिट आ जाएगी और उसको आप 11th क्लास के कॉन्सेप्ट से डायमेंशनल फार्मूला में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक। फिलहाल मैं 11th में नहीं जा रहा, जस्ट 12th की बात कर रहा हूं। तो हमारे पास यूनिट है इसकी, दैट इज कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर? वैल्यू है 8.85 into 10 to the power -12 और ये कहलाती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या कहलाता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इस सिंबल का नाम एप्सिलॉन है और बोलते क्या है इसको? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब आप सोच रहे होंगे नाम एप्सिलॉन है और कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक। सब जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच स्टार्ट हो चुकी होगी, आप लोग स्कूल जा रहे होंगे, आपके स्कूल में स्टार्ट हो चुकी होगी, अगर आप कहीं प्राइवेटली किसी कोचिंग से लिंक हैं तो वहां भी स्टार्ट हो चुका होगा, ठीक है। अब आप यहां दोबारा सुनिए इसको, ठीक। ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है? आपका घर में नाम होगा जो भी है, बट एजुकेशन के बाद जब आप जॉब में आएंगे आपके नाम के साथ आपका डेजिग्नेशन लगेगा। अब आपका डेजिग्नेशन लगेगा तो जब आपका नाम बोला जाएगा, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने नाम बोल रहा हूं, ठीक है, अनुप्रिया सिंह, ठीक, अनुप्रिया सिंह घर का नाम है। अब बाय द वे अनुप्रिया सिंह बैंक में मैनेजर हो जाती है, ठीक है, तो मैनेजर अनुप्रिया सिंह कहलाएंगी क्योंकि उनका काम क्या होगा? बैंक मैनेजर, ठीक है, मैनेज करना, बैंक को मैनेज करना। तो क्या हुआ? मैनेजर अनुप्रिया सिंह। सेम कंडीशन, इसका नाम क्या है? एप्सिलॉन नॉट, बट काम क्या है? परमिशन। काम क्या है? परमिशन। इसलिए क्या कहते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको क्या कहते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब चार्ज सिविलाइज्ड है। अगर कोई सिविलाइज्ड पर्सन, जैसे आप क्लास में एंटर ले रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, टीचर पहले से एंट्री कर चुका है एंड आपने क्लास में एंट्री लेनी है, तो सबसे पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी एंड आफ्टर दैट परमिशन लेने के बाद आप क्लास में एंटर करते हो, ठीक है, यही तो होगा। दैट परमिशन प्रोवाइडेड बाय वैक्यूम और बाय द एयर फॉर द एंट्रेंस ऑफ द चार्ज इज कॉल्ड परमिटिविटी। उसको क्या कहते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है? दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब परमिशन प्रोवाइडेड बाय वैक्यूम और बाय द एयर फॉर द एंट्रेंस ऑफ द चार्ज इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। चार्ज अपनी मर्जी से कहीं एंटर नहीं करता, अगर उसको परमिशन नहीं मिलेगी तो वहां एग्जिस्ट नहीं करता। एयर और वैक्यूम में जो परमिशन मिलती है उसको क्या कहते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर? कूलम्ब्स स्टेटमेंट इन एयर एज वेल एज इन वैक्यूम कंप्लीट होता है, राइट। उसके बाद देन अब आप देखिए, जरूरी नहीं है कि दोनों चार्जेस हमेशा एयर और वैक्यूम में ही होंगे। अगर आप इन चार्जेस को पुट करते हैं किसी इंसुलेटिंग मीडियम के अंदर, ठीक, किसी इंसुलेटिंग मीडियम के अंदर इन चार्जेस को आप पुट करते हैं, ठीक, इंसुलेशन के अंदर ही क्यों, अगर आप कंडक्टर में पुट करते हैं तो कंडक्ट कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे, ठीक है, बट इंसुलेशन के अंदर ये मूव नहीं कर सकते। अब अगर आप इनको सेपरेट करते हैं इंसुलेटिंग मीडियम के अंदर, तो जब आप इनको इंसुलेटिंग मीडियम के अंदर सेपरेट करेंगे तो उस कंडीशन में ये जो हमारा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आगे जाएगा और स्टेटमेंट आगे होगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 YR स्क्वायर। देखिए भाई, एक ही सिंबल है K, यहां पर था इसका नाम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब ये K यूज हुआ है डिनोमिनेटर में, जब ये K यूज हुआ है डिनोमिनेटर में, इस सिंबल का नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये क्या कहलाएगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। यहां पर मैंने आपसे कहा कि दोनों चार्जेस कहां रखे हुए हैं? दोनों चार्जेस इंसुलेटर के अंदर हैं। अब इंसुलेटर के अंदर दोनों चार्जेस हैं और यहाँ जो कांस्टेंट यूज हुआ है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपने रट लिया, तो डाइलेक्ट्रिक किसे कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक, एक इलेक्ट्रिक और दूसरा क्या हुआ? डाइलेक्ट्रिक। ऑल द इंसुलेटर्स आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक्स।
सारे इंसुलेटर्स को हम क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। फिर क्वेश्चन क्रिएट होता है कि सारे इंसुलेटर्स को आप डाइलेक्ट्रिक क्यों कहते हैं? ठीक, कंडक्टर को इलेक्ट्रिक कहते हैं और इंसुलेटर को आपने डबल इलेक्ट्रिक कह दिया, डाइलेक्ट्रिक कह दिया, तो भाई इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक क्यों कहलाता है? फिर क्वेश्चन क्रिएट हुआ, राइट। तो देखिए भाई, इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक क्यों कहलाता है? जब आप इंसुलेटर को मजबूर करोगे कि चार्ज हुई है, ये अपने ऊपर चार्ज एडजस्ट कराइए, ठीक, उसको चार्ज करने के लिए परेशान करेंगे, इसके लिए इंसुलेटर के लिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज गेन कीजिए। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज गेन करने के लिए अगर आप इंसुलेटर को परेशान करोगे, वो क्या करेगा? कभी भी सिंगल नेचर का चार्ज गेन नहीं करेगा, ठीक है, वो हमेशा अपने ऊपर डबल नेचर का चार्ज गेन करेगा, जब अपने ऊपर चार्ज क्रिएट करेगा और डबल नेचर का चार्ज क्रिएट करेगा। दैट इज व्हाई ऑल द इंसुलेटर्स आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक्स। क्या कहलाते हैं? डाइलेक्ट्रिक्स कहलाते हैं। इसके अंदर पोलराइजेशन होगा और पोलराइजेशन से इस पर ड्यूल नेचर का चार्ज आएगा और ये कहलाएगा डाइलेक्ट्रिक। कैपेसिटर जब आएगा तो कैपेसिटर में इस कॉन्सेप्ट को मैं फिर उठाऊंगा, ठीक, क्योंकि उसके अंदर पोलराइजेशन जब होगा तो कैपेसिटेंस वेरी करती है, और कैपेसिटेंस कैसे वेरी करती है वो कॉन्सेप्ट आपका वहां पर आएगा। फिलहाल आपको पता लग चुका होगा कि इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक क्यों कहलाता है, क्योंकि जब भी आप इसको चार्ज देते हैं ये ड्यूल नेचर का चार्ज गेन करता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। हर इंसुलेटर की डिफरेंट वैल्यू होती है, ठीक है, डिफरेंट वैल्यू होती है। इस डिफरेंट वैल्यू को हम क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। डिफरेंट मीडियम्स आएंगे, डिफरेंट मीडियम्स की वैल्यू डिफरेंट होगी, ठीक है, जो वैल्यू होगी उसको क्या कहेंगे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्वेश्चन बोर्ड में थ्योरेटिकली बना देते हैं, थ्योरी से क्वेश्चन क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन मैं आपके सामने पूछ रहा हूं आपसे, ठीक, उसके बाद देन आप उसको 2 मिनट सोचिए। व्हाट विल बी द इफेक्ट on the force between the two charges when dielectric is introduced between the charges? अगर दो चार्जेस के बीच में डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो उन दोनों के बीच जो फोर्स है उस पर क्या इफेक्ट आएगा? ठीक है, सीधे सीधे सामने लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q1 q2 बाई r², के डिनोमिनेटर में है। अब के डिनोमिनेटर में है तो उस कंडीशन में फोर्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा, फोर्स डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। बट अगर कोई बच्चा है जो स्किल्ड चाइल्ड है और स्किल्ड चाइल्ड है, उसके बाद देन हमने उसको पूरी बात नहीं बताई, हमने उससे कह दिया कि के डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब फोर्स डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। बट वो अगर मुझसे क्वेश्चन कर देता है कि सर के की वैल्यू अगर लेस देन 1 है, अगर के लेस देन 1 है तो उस कंडीशन में तो फोर्स इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अगर के की वैल्यू लेस देन 1 है तो उस कंडीशन में फोर्स क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। किसी भी नंबर को अगर आप लेस देन 1 से डिवाइड करते हो तो वो नंबर इंक्रीज कर जाता है, और मोर देन 1 से डिवाइड करते हो तो वो नंबर डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो उसके लिए एक्सपेरिमेंटली रिसर्च के थ्रू जितने भी इंसुलेटर्स हैं, सारे इंसुलेटर्स का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो मोर देन 1 होता है, मोर देन 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। तो ऑल द इंसुलेटर्स जितने भी हैं सब में जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है वो मोर देन 1 है, इसलिए फोर्स डिक्रीज होगा, ठीक है, इंक्रीज नहीं होगा। क्लियर? अब आप देखिए थ्योरेटिकली आपको पता लग चुका है कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास रिजल्ट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q1 q2 बाई r², ठीक। कूलम्ब्स की रिसर्च आगे कंटिन्यू रहती है। उन्होंने एप्सिलॉन नॉट के का जो मल्टीप्लिकेशन है, इस मल्टीप्लिकेशन को दूसरे सिंबल से रिप्लेस कर दिया, और वो सिंबल है 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 बाई r², यानी एप्सिलॉन नॉट के को क्या लिख दिया? एप्सिलॉन लिख दिया, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहां पर जो एप्सिलॉन है ये कहलाएगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये क्या कहलाएगा? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक। जब मीडियम है तो एप्सिलॉन नॉट के का जो मल्टीप्लिकेशन है उसको एप्सिलॉन नाम दिया गया, और ये क्या कहलाएगा? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यहां ध्यान से देखिए एप्सिलॉन नॉट के इज इक्वल टू एप्सिलॉन, ठीक। के दो परमिटिविटीज को रिलेट कर रहा है, और के का नाम क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, बट ये दो परमिटिविटीज को रिलेट कर रहा है, तो इन दोनों का रिलेटिव हुआ। ये दो परमिटिविटीज को रिलेट कर रहा है तो दोनों का रिलेटिव हुआ। इसका दूसरा नामकरण कर देते हैं, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज आल्सो नेम्ड एज रिलेटिव परमिटिविटी।
के, जिसको आप डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह रहे थे, तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का दूसरा नाम यहाँ पर पड़ गया रिलेटिव परमिटिविटी, और आप इसको अलग करते हैं तो रिजल्ट आ गया एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपसे कोई कहता है कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन कर दीजिए, रिलेटिव परमिटिविटी को आप डिफाइन कर दीजिए। रिलेटिव परमिटिविटी और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ही के दो नाम हैं, ठीक। अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं इसी स्टेटमेंट से आप बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ स्पेस इज कॉल्ड डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। क्लियर? बट जिस तरीके से बोर्ड एज सच कुछ नहीं देता, आपकी स्किल जरूर घुमाता है, उसके अकॉर्डिंग उसने कहा डिफाइन करिए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ फोर्स। फोर्स की टर्म्स में डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करिए, ठीक है। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करिए इन टर्म्स ऑफ फोर्स, ठीक है। यहां पर आपने परमिटिविटीज की फॉर्म में डिफाइन किया हुआ है। अब अगर इसको कहा जाए कि फोर्स की टर्म्स में डिफाइन करिए, तो फोर्स की टर्म्स में भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये सब आप खुद करना सीखिए, रटना नहीं है आपको। देखिए अभी फोर्स इन एयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फोर्स इन मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। डिवाइड करिए F एयर अपॉन F मीडियम इज इक्वल टू क्या हो जाए K, ठीक। फोर्स एयर अपॉन F फोर्स मीडियम, ठीक है। फोर्स एयर अपॉन फोर्स मीडियम इज इक्वल टू क्या आ गया डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K। तो अब ये फोर्स की टर्म्स में इसकी स्टेटमेंट आ गई, रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टेड बिटवीन द टू चार्जेस इन एयर to the force acted between the same charges and medium is called dielectric constant और relative permittivity, ठीक है। F air और F medium का जो रेशियो है उसको आप डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। इन टर्म्स ऑफ फोर्स आपके पास K का रिलेशन आ चुका है, ठीक है भाई। तो अब आप देखिए यहां तक आने के बाद कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म, इसमें फोर्स में कहीं भी डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं हुई है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, बट इसमें कहीं भी डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं हुई है, सिर्फ हम लोगों ने मैग्नीट्यूड कंसीडर किया है, फोर्स की वैल्यू एवेलुएट की है, और यहां आपके पास इसका रिजल्ट ये है। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था 1 कूलम्ब चार्ज। अब 1 कूलम्ब चार्ज कल आपने क्वांटाइजेशन से डिस्कस किया था कि इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम्ब को डिफाइन कर दीजिए। सीबीएसई ने एक बार डिस्कस किया है, एक बार क्वेश्चन किया है, डिफाइन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इन टर्म्स ऑफ फोर्स। फोर्स की टर्म्स में 1 कूलम्ब को डिफाइन करिए। अब फोर्स की टर्म्स में 1 कूलम्ब को डिफाइन करना है तो आपकी हेल्प करेगा कूलम्ब स्टेटमेंट, और कूलम्ब स्टेटमेंट की हेल्प से आप 1 कूलम्ब को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। फॉर दैट आप देखिए एयर में हमारे पास फार्मूला लिखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो अब आपने 1 कूलम्ब को डिफाइन करना है, तो उस कंडीशन में आप कंसीडर करिए इफ Q1 is equal to Q2 is equal to 1 कूलम्ब, R is 1 मीटर, then F is equal to K that is 9 into 10 to the power 9। इसका मतलब अब 1 कूलम्ब कौन सा चार्ज है जिसको 1 मीटर पर एयर में सेपरेट करने पर 9 into 10 to the power 9 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट करता है एक दूसरे पर, ठीक है। तो 1 कूलम्ब इज दैट चार्ज which is situated at the distance of 1 meter apart in air exerts a force of 9 into 10 to the power 9 newton on each other, that is the 1 coulomb of charge। क्लियर? तो 1 कूलम्ब डिफाइन हो गया इन टर्म्स ऑफ फोर्स। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, परमिटिविटीज की फॉर्म में डिफाइन हो गया और फोर्स की फॉर्म में डिफाइन हो गया। कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म कंप्लीट होता है। ये आपके सामने था कूलम्ब्स स्टेटमेंट इन द स्केलर फॉर्म, मींस फोर्स हम लोगों ने कैलकुलेट किया है इन टर्म्स ऑफ स्केलर फॉर्म। अब आप देखिए उसके बाद देन कूलम्ब्स लॉ इंट्रोड्यूस हुआ एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन क्रिएट हो गए, ठीक है। जनरली क्या होता है, लोग पूरा चैप्टर पढ़ते चले जाते हैं, चैप्टर पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चंस करते हैं, मतलब ही नहीं। सबसे पहले टॉपिक, टॉपिक के बाद क्वेश्चंस, क्योंकि कोई भी टॉपिक जो इनकम्प्लीट रह जाता है 100% में कन्वर्ट नहीं होता। जब उस टॉपिक पर आप क्वेश्चंस करते हैं तब वो 100% में कन्वर्ट होता है। आफ्टर दैट जब कंप्लीट चैप्टर आप कर सकें, हर टॉपिक पे आपने इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस लगाए हुए हैं, हर टॉपिक पे आपने इंडिपेंडेंट क्वेश्चन लगाने से आपसे सारे टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं। जब चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद देन फिर आप बाद में क्वेश्चंस लगाइए, हर टॉपिक पे 1-2 कंप्लीट हो जाएगा आपका चैप्टर। चैप्टर आपने एक बार में पढ़ डाला, उसके बाद क्वेश्चन करने बैठे, टाइम बर्बाद करोगे, बार बार
कुछ नहीं होने वाला है, क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होंगे। आप कॉन्सेप्ट ढंग से करिए, 80% क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू हो जाएंगे, बाकी 10-20% के लिए आपको अलग से एफर्ट्स करने की जरूरत पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, अब आप देखिए यहाँ पर हम लोग पहुंचे हैं कूलम्ब्स लॉ। ठीक, नॉर्मल क्वेश्चंस में डिस्कस करता हूँ, अभी नॉर्मल क्वेश्चंस की डिस्कशन करता हूँ इस टॉपिक के ऊपर जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, जैसे अभी हमारे पास जो फॉर्मूला लिखा हो उसी पर हम क्वेश्चन आपसे बोलते हैं, नॉर्मल से क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। ठीक, फोर्स एक्टेड बिटवीन द टू चार्जेस in air is 100 Newton. What will be the force acted between the same charges in a medium of dielectric constant 2? Force acted between the two charges in air is 100 Newton. What will be the force acted between the same charges in a medium of dielectric constant 2? ठीक है, एक नंबर में क्वेश्चन डिस्कस हुआ है, अब आपको बताना है इसका आंसर। ठीक है भाई, तो अब आपने इसका आंसर बताना है, तो देखिए भाई ये नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखा हुआ है, उसकी हेल्प से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए एफ एयर अपॉन एफ मीडियम इज इक्वल टू के। ठीक है, एफ मीडियम आपको निकालना है, एफ एयर अपॉन के दैट इज 100/2 इज इक्वल टू कितना हो गया 50 न्यूटन। ठीक, अब इसमें सेपरेशन को डिस्टर्ब नहीं किया, उस कंडीशन में आपके पास डायरेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे वो आपको ये डायरेक्ट फार्मूला बचाना है, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई ना हो पाए इसलिए आपको डिस्टर्ब करेंगे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जिसके अकॉर्डिंग फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन एयर इज 100 न्यूटन। ठीक, वैल्यू सेम बोल रहा हूं मैं। व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस इन ए मीडियम of dielectric constant 2 when separation between the charges become half? Separation between the charges become half. ठीक, दोबारा सुन लीजिए, force between the two charges in air is 100 Newton. What will be the force between the same charges in a medium of dielectric constant 2 when separation becomes half? Separation between the charges becomes half. सोच लीजिए आप, and after that मैं इसको सॉल्व करता हूं। ठीक है भाई, अब आप देखिए एफ एयर अपॉन एफ मीडियम इज इक्वल टू के। ये कब अप्लाई होगा? जब सेपरेशन डिस्टर्ब नहीं होता। अब उन्होंने क्या किया, सेपरेशन डिस्टर्ब कर दिया। जब सेपरेशन डिस्टर्ब कर दिया तो उस कंडीशन में ये फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई नहीं होगा। क्या करना है, एफ इन एयर गिवन है 100, फार्मूला है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इसको यही छोड़िए। ठीक, और मैं आपको शॉर्टकट बता दूं। ठीक है, लंबे आप लॉन्ग मेथड से करोगे, टाइम बर्बाद करके ले जाओगे, क्वेश्चन पेपर आपसे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, अब आप देखिए उसके बाद देन जो आपसे कहा गया है वो आप करिए। एफ इन मीडियम निकालना है, जो क्वेश्चन कह रहा है वो करना शुरू कर दीजिए। 1/4πε0 के की वैल्यू 2, Q1 Q2 अपॉन सेपरेशन हाफ कर दिया, स्क्वायर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/4πε0 इंटू 2, ये 4 Q1 Q2 r² हो जाए। ठीक है, अब आप देखिए इसको यहां से हटा लीजिए, ये 2 आ जाएगा। एफ इन मीडियम 1/4πε0 2Q1 Q2 r²। सेकंड रिजल्ट इस तरीके से आप नीट में भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, विद इन हाफ मिनट, हाफ से भी कम टाइम लगेगा, आंसर आपके पास होगा। देखिए एफ इन मीडियम और एफ इन एयर की दो रिजल्ट्स आपके सामने बन चुके हैं। जो निकालना है उसको डिवाइड कर दीजिए, एफ मीडियम अपॉन एफ एयर 100। जब इसको डिवाइड करोगे इस वैल्यू से तो इस सब कट जाएगा, क्या बचेगा 2। एफ इन मीडियम इज इक्वल टू 200 न्यूटन। ठीक है भाई, एफ इन मीडियम 200 न्यूटन। ठीक, ये फार्मूला जब सेपरेशन उन्होंने वेरी करा दिया उस कंडीशन में आपका ये फार्मूला फेलियर हो जाएगा, फिर आपको अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के थ्रू जाना है। क्लियर, बहुत सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से रोटेट होते हैं। एंड आफ्टर दैट अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आता हूं कूलम्ब्स लॉ के ऊपर।
अगर हम आइडेंटिकल वर्ड यूज करते हैं दो स्फीयर्स के लिए, ठीक, आइडेंटिकल का मतलब साइज सेम है, आइडेंटिकल स्फीयर्स का मतलब साइज सेम है। चार्ज की नेचर एडिटिव है, ठीक है। अब ये कैसे ऐड होता है उस पर आपकी क्वेश्चनिंग होती है, ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज के थ्रू बोल रहा हूं एंड आफ्टर दैट थोड़ा सा इसमें हिंट लिख देता हूं बोर्ड पर, जो आपने देखना है इसमें। टू आइडेंटिकल स्फीयर्स, आइडेंटिकल स्फीयर्स का मतलब साइज सेम है। आइडेंटिकल स्फीयर्स having the charges 6 microcoulomb and 5 and 4 microcoulomb, कुछ भी रख सकते हैं, are separated at the certain distance apart in air. Two identical spheres having the charges 6 microcoulomb and 4 microcoulomb are separated at the certain distance apart in air. Then force between them is 200 Newton. Force between them is 200 Newton. These spheres are come in contact and separated at the same distance apart. These spheres are come in contact and separated at the same distance apart. Then find the force between them. Find the force between them. मैंने आपसे कहा था मेरा नेक्स्ट वीडियो जब देखें पेन और कॉपी साथ लेके बैठे, ट्राई करें सॉल्व करने की, ठीक है। उसके बाद देन फिर आंसर पे जाएं। तो अब आप देखिए क्वेश्चन दोबारा सुनिए। टू आइडेंटिकल स्फीयर्स हैविंग द चार्जेस 6 microcoulomb and 4 microcoulomb separated at the certain distance apart in air, then force between them is 200 Newton. These spheres are comes in contact and separated at the same distance apart. Find the force between them. इन दोनों के बीच आपको फोर्स बताना है, टच करके आपने इनको अलग कर दिया, ठीक। अब इनके बीच फोर्स कितना हो जाएगा ये आपको बताना है, ठीक है भाई। तो उसकी मैकेनिज्म आप देखिए, ठीक। जो क्वेश्चन में आपसे कहा गया है वो आप करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। जो आपसे कहा गया है वो आप उसके अकॉर्डिंग चल पड़िए। यहाँ सेपरेशन नहीं पता, चार्जेस पता है। जब ये क्वेश्चन बोर्ड में है तो बोर्ड में आपको प्रॉपर लिखना है, ठीक है। जैसे आर की यूनिट आपको नहीं गिवन है, ठीक है, तो आप इसको इन्वॉल्व मत करिए, बट माइक्रो में गिवन है आपको 200 न्यूटन फोर्स गिवन है, एफ, ठीक है, कितना गिवन है 200। तो पहली इक्वेशन आपकी बनेगी 200 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 6 into 10 to the power minus 6 4 into 10 to the power minus 6 upon r square, first result। and after that जब आप इनको आपस में कांटेक्ट में लाओगे तो मैकेनिज्म सुनिए आप, इसकी चार्ज की मैकेनिज्म सुनिए। मैंने आपसे इसके स्टार्टिंग में कहा था ये चार्ज इज कंसीडर्ड एज ए लिक्विड की तरह आप इसको कंसीडर करोगे। अब लिक्विड की तरह कंसीडर करोगे तभी ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, तभी आपके दिमाग में सेट होगा। उसके लिए आप देखिए ये हमारे पास दो कंटेनर हैं, ठीक है, दो कंटेनर्स हैं। इन दोनों कंटेनर्स की कैपेसिटी है 6 लीटर और 6 लीटर। अब इन दोनों में जो लिक्विड है एक में है 6 लीटर और एक में है 4 लीटर, ठीक। दोनों की कैपेसिटी अब इसकी बढ़ा देते हैं, चलिए 10 लीटर और ये भी 10 लीटर, ठीक है। इसमें है 6 लीटर और इसमें 4 लीटर वाटर, ठीक है। आपने इनको कैपेसिटी दोनों की सेम है, आपने इनको बॉटम से जोड़ दिया। जब आपने दोनों को बॉटम से जोड़ दिया क्या होगा, ये लिक्विड एग्जैक्ट ऐड हो जाएगा 6 + 4 आधा आधा बढ़ जाएगा, ठीक, एग्जैक्ट हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। तो अब आप देखिए चार्ज आ गया ना लिक्विड से कंपेयर होके, सामने देख लीजिए, ठीक। ये 10 लीटर की बाल्टी है और ये 10 लीटर की बाल्टी है, इसमें 6 लीटर वाटर है, इसमें 4 लीटर वाटर है, ठीक है। उसके बाद जब आप इनको बॉटम से कनेक्ट कर दोगे तो बॉटम से कनेक्ट होने के बाद जिसमें ज्यादा लिक्विड है उसमें पहुंचेगा और दोनों में हाफ हाफ हो जाएगा। मींस दोनों को ऐड करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, दैट मींस अब दोनों बकेट्स में कितना हो जाएगा 5 लीटर, दोनों में कितना हो जाएगा 5 लीटर हो जाएगा, ठीक। अब आपने फोर्स फाइंड आउट करना है, तो देखिए
चार्ज कैसे डिवाइड होगा, जो मैंने आपको अभी कंडीशन बताई उसके अकॉर्डिंग चार्ज डिवाइड होगा। तो देखिए मैं आपसे कहा था लिक्विड की तरह आप इसको कंसीडर करिए, तो वो कंडीशन आपके सामने आ गई। यहां पर आप देखिए 6 + 4/2 दैट इज 10/2 5। ठीक, फोर्स आपको फाइंड आउट करना है। F = 1/4πε0 5 × 10⁻⁻6 5 × 10⁻⁻6 अपॉन r²। सेकंड रिजल्ट हमने ये फाइंड आउट करना है, तो देखिए F/200 डिवाइड करिए इन दोनों को, घर बैठ के आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, F/200 = 5 × 5 अपॉन 6 × 4। ठीक, सेपरेट कर लीजिए F को, 200 × 5 × 5 अपॉन 6 × 4 जो भी आंसर आएगा। ठीक है, दैट इज द फोर्स बिटवीन दीज आइडेंटिकल स्फीयर्स। ठीक है, इन आइडेंटिकल स्फीयर्स के बीच में ये आपका फोर्स हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है कि अगर दो आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं किसी डिस्टेंस पर हैं, उनके बीच फोर्स आपको पता है, वो टच करने के बाद सेपरेट करोगे। तो मैंने आपसे लिक्विड की कंडीशन लगाई है, ये ऐड होगा और ऐड होने के बाद हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। ठीक, कंडीशन होनी चाहिए आइडेंटिकल का मतलब दोनों का साइज सेम होना चाहिए। क्लियर? अगर इसमें होता -6 और इसमें होता +4, ठीक है, एक में होता -6 और दूसरे में होता +4, तो जब आप फर्स्ट इक्वेशन बनाओगे तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी आएगी 200 = 1/4πε0 6 × 10⁻⁻6 4 × 10⁻⁻6 फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। जब आप वेक्टर क्वांटिटी को एवेल्युएट करोगे, चार्ज की नेचर नेगेटिव के साथ नहीं रखोगे, बिकॉज ऑफ मॉड ऑफ द वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। चार्ज नेगेटिव है तो पॉजिटिव के साथ रखा जाएगा और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ रखा जाएगा। इस फार्मूले के अंदर आप नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं करोगे, आप पॉजिटिव वैल्यू पुट करोगे। क्लियर? बट जब आप इसको प्लस करोगे तो प्लस करने पर रिजल्ट आएगा -6 + 4। -6 + 4 का मतलब ये कितना हो गया, -2 / 2, इसका मतलब -1। इन दोनों आइडेंटिकल स्फीयर्स पर चार्ज कितना आएगा, -1 एंड -1। एंड आफ्टर दैट यहां जब सेकंड इक्वेशन बनाओगे, दैट इज F = 1/4πε0 1 × 10⁻⁻6 1 × 10⁻⁻6 r²। दोनों को कंपेयर करोगे और कंपेयर करने के बाद जो आंसर आएगा वो फोर्स कहलाएगा। ठीक है, दीज आर द नॉर्मल क्वेश्चंस ऑन द कूलम्ब्स स्टेटमेंट। कूलम्ब्स लॉ पर नॉर्मल क्वेश्चंस थे। 12th क्लास में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि 5 माइक्रोकूलम चार्ज एंड 4 माइक्रोकूलम चार्ज आर सेपरेटेड एट द सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, वैल्यू गिवन है, फोर्स एवेल्युएट करिए। ठीक है, 10th लेवल हो गया आपका। 12th लेवल में डायरेक्ट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ इसके हिसाब से अप्लाई कराई जाती है। ठीक है भाई, तो अब आप देखें यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, ये दोनों को आपने जो क्वेश्चंस का वेरिएशन देखा, ये क्वेश्चंस आपके 12th के लिए फिट हैं। अभी जेई और नीट के लिए हो सकते हैं, बट जेई के लिए ठीक है थोड़ा सा अभी चेंज और आना है इनमें। ठीक है, बट नीट के लिए फिट है ये क्वेश्चंस, नीट में भी हो सकते हैं। क्लियर? अब आप देखें यहां तक आपने इसको पढ़ लिया, ठीक, और पढ़ने के बाद फिर जब कंपटीशन एग्जाम्स में क्या डिफरेंस है वो थोड़ा सा 11th मिक्स कर लेते हैं 12th में। जब क्वेश्चन के अंदर 11th का कॉन्सेप्ट मिक्स कर देते हैं, ठीक है, तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, कंपटीशन और 12th में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस, सिर्फ इतना डिफरेंस है उसमें हमें 11th और 12th मिक्सिंग करके पढ़ना होता है, राइट। अब हमारी जो ब्रांच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रही है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच एग्जैक्ट कंपेयर होती है ग्रेविटेशन से। अगर किसी बच्चे का ग्रेविटेशन क्लियर है, वो ग्रेविटेशन कमांडेड है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसको बहुत अच्छे से कमांड हो जाएगी और 80% टॉपिक्स हमारे एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर के तैयार रह पाएंगे। क्लियर? बट 12th में ग्रेविटेशन से कोई लेना देना नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको इंडिपेंडेंट पढ़ना है। ये डिफरेंस है कंपटीशन एंड 12th में। ठीक है भाई, तो अब आप देखिए यहाँ पर ये आपके सामने रिजल्ट है। अब आप देखिए मैं आपको क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लाता हूं जिसमें 11th इन्वॉल्व हो गया, हल्का सा 11th इन्वॉल्व हो गया। क्लियर? क्या है, 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स having the charges q, 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स having the charges q। अब मैं q कर देता हूं, ठीक है, 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स having the charges q are suspended through
the two threads from the single rigid support, single rigid support, यानी अब आपने इनको सिंगल रिजिड सपोर्ट से दो आइडेंटिकल स्फीयर्स को हैंग कर दिया, ठीक है, दोनों पर चार्ज है Q और थ्रेड की लेंथ है L, थ्रेड की लेंथ कितनी है L है, ठीक। टू आइडेंटिकल स्फीयर्स हैविंग द चार्जेस Q आर सस्पेंडेड थ्रू द सिंगल रिजिड सपोर्ट, ठीक है, थ्रू द थ्रेड ऑफ लेंथ L. What is the tension in the thread? If these spheres are situated in a space where gravity will be zero. Gravity zero है तो थ्रेड में टेंशन कितना होगा ये आपको बताना, राइट। क्वेश्चन आप देखिए, कोलॉम्स लॉ इन्वॉल्व हो रहा है, टेंशन आ गया, टेंशन आ गया, आपका 11th क्लास का कॉन्सेप्ट आ गया, एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन क्रिएट हो गया फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेईई एज वेल एज फॉर नीट। तो अब आप देखिए, सिंगल सपोर्ट से दो आइडेंटिकल स्फीयर्स पर चार्ज Q है और हैंग Q है इस जगह जहां पर ग्रेविटी नहीं है, तो अब थ्रेड्स में टेंशन कितना होगा वो आपको बताना है, ठीक है। थ्रेड में टेंशन आपको बताना है कितना होगा, कूलॉम्स का अभी आप पढ़ रहे हो, ठीक है। अब आप देखिए, जब ये क्वेश्चन आया है तो क्वेश्चन में एक बार पूछा है कि थ्रेड्स में टेंशन कितना होगा और एक बार पूछा है कि थ्रेड्स के बीच में एंगल कितना होगा, ठीक है, नेचुरल सी बात है। अब ये स्फीयर्स अगर ग्रेविटी फ्री प्लेस पर आए तो उस कंडीशन में वेट लेस हो जाएंगे। अब अगर ये वेट लेस हो जाएंगे, इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की नेचर रिपल्सिव होगी, जब रिपल्सिव होगी तो इनकी पोजीशन ही आ जाएगी, ठीक है, Q Q, ठीक, दोनों इक्वल लेंथ के थ्रेड से कनेक्टेड है, L है। अब आप देखिए, अगर आपसे पूछा गया है कि थ्रेड्स के बीच में एंगल कितना बनेगा तो एंगल आएगा 180 डिग्री, और आपसे पूछा है टेंशन कितना होगा धागे में, तो धागे में टेंशन उतना ही होगा जितना कि इन दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स होगा, और इन दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स का ऐसे आएगा, कूलॉम्स स्टेटमेंट से आएगा, दैट इज F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इनटू Q, Q स्क्वायर अपॉन 2L का होल स्क्वायर। ये फोर्स जो आएगा ये इस थ्रेड के बीच टेंशन कहलाएगा, राइट। एंगल होगा 180 डिग्री और टेंशन होगा दैट इज F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई 2L का होल स्क्वायर, दैट इज Q स्क्वायर बाई 4L स्क्वायर। क्लियर। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक है, बट सारे क्वेश्चंस नहीं करा रहा मैं, ठीक है। उसके बाद देन कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में आगे बढ़ूंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में। नॉर्मल कूलॉम्स स्टेटमेंट आपका कंप्लीट होता है, क्लियर। कूलॉम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म कंप्लीट होता है, फोर्स में डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं हुई है, ठीक। जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं इस टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस होते हैं, बाकी जो आप क्वेश्चन बुक से करोगे 150 200 250 यूजलेस होते हैं, उनका कोई पर्पस नहीं है। क्वेश्चंस जो होते हैं वो सारे स्किल वाले होते हैं जिनमें आपको कहीं ना कहीं अपनी स्किल अप्लाई करनी है, क्लियर। तो अब आप देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस गिवन बाय कूलॉम, इसको कूलॉम्स लॉ कहते हैं, एंड आफ्टर दैट यहाँ इसके साथ आपका कूलॉम्स स्टेटमेंट कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, राइट, ओके।